गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो है एल्कीन। एक नया चैप्टर और एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एल्कीन, इससे पहले हमने रिएक्शन मैकेनिज्म से संबंधित बात कर ली, उसके बाद में एल्केन क्या होता है उससे बात कर ली, और एल्केन से जुड़ा हुआ एक नया चैप्टर साइक्लो एल्केन भी कर लिया हमने। उसके पश्चात एल्कीन, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन व हाइड्रोजन से निर्मित जो असंतृप्त यौगिक होते हैं उनको एल्कीन कहा जा सकता है। कार्बन व हाइड्रोजन से निर्मित असंतृप्त यौगिक को क्या कहा जा सकता है? एल्कीन। तो एल्कीन के अंदर क्या होता है? कार्बन व हाइड्रोजन से निर्मित असंतृप्त यौगिक होते हैं। ये कार्बन व हाइड्रोजन से निर्मित असंतृप्त यौगिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक सामान्यतः इनको ओलिफिन भी कहा जा सकता है। एल्कीन जो होती है उसको ओलिफिन भी बोल सकते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n। ये होता है जैसे एग्जाम्पल के रूप में CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या है? एल्कीन। दो कार्बन है इसलिए इसको क्या बोल देंगे? एथीन। ठीक है, ये तो बात हो गई एल्कीन की कि एल्कीन क्या होती है। कार्बन व हाइड्रोजन से निर्मित असंतृप्त यौगिक जो होते हैं उनको एल्कीन कहा जा सकता है। इनको सामान्यतः ओलिफिन कह सकते हैं, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है। एग्जाम्पल के रूप में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जिसको हमने एथीन कहा। अब देखिए, कितनी भी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो और उस श्रृंखला में कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या मानी जाती है? एल्कीन। क्या मानी जाती है? एल्कीन। उसके पश्चात हम नामकरण की बात करते हैं। तो नामकरण करने के लिए मेन बात ये होती है कि अगर नामकरण करते हैं तो नामकरण में एल्केन में इन लगता है, उसी प्रकार एल्कीन के अंदर इन लगेगा, जैसे एथीन। ठीक है, जैसे हमारे पास 3 कार्बन हो और 3 कार्बन को क्या बोला जाता है? प्रोप, और इन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपीन। ठीक है, या फिर अपने इसको लिख सकते हैं प्रोप 1 इन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 4 कार्बन हो और 4 कार्बन हो और यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इसको लिखा जा सकता है ब्यूटीन, या फिर लिखा जा सकता है 1 ब्यूटीन, या फिर लिखा जा सकता है ब्यूट 1 इन, ऐसे भी लिख सकते हैं अपने। ठीक है, या 4 कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें हम एल्कीन ऐसे भी बना सकते हैं, और इसको 2 ब्यूटीन कहा जा सकता है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ब्यूट 2 इन। क्यों इसको 1 इन लिखा? तो 1 नंबर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड काउंट होगा, और इसको लिखेंगे तो 2 नंबर के साथ में डबल बॉन्ड काउंट होगा। कितनी भी लंबी श्रृंखला हो और उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो न्यूनतम अंक वाले कार्बन के साथ उस डबल बॉन्ड को गिना जाता है।
तो 2 और 3 के बीच में तो 2 के साथ गिना जाएगा, अगर 3 और 4 के बीच में तो 3 के साथ गिना जाएगा। तो इस तरीके से अपने एल्कीन के नामकरण की बात की। उसके पश्चात आती है बनाने की विधि। एल्कीन को बनाएंगे कैसे? तो नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्कीन बनाने की विधि। पहला मेथड आता है एल्किल हैलाइडों के बी हाइड्रो हैलोजनीकरण से तो एल्किल हैलाइडों का बी हाइड्रो हैलोजनीकरण करेंगे, जिसके अंदर बी का मतलब होता है बाहर निकालना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन को निकालना और हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन को निकालना। तो हम एल्किल हैलाइड लेंगे और एल्किल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकालेंगे, तब एल्कीन का निर्माण होगा। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है? जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ कोई हैलोजन जुड़ा होता है या फिर किसी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन के द्वारा कर दिया जाए, तो बना हुआ कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है? एल्काइल हैलाइड होता है या एल्किल हैलाइड होता है। इंग्लिश में एल्काइल हैलाइड बोल देते हैं, हिंदी में एल्किल हैलाइड लिखते हैं। तो जो एल्किल हैलाइडों का बी हाइड्रो हैलोजनीकरण करवाएंगे, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में करवाया भी था, विलोपन अभिक्रिया को किया भी था। तो ये एक प्रकार की विलोपन अभिक्रिया ही है। जैसे यहाँ पर हम CH3CH2Br ले लेंगे और यहाँ पर हम KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। और KOH के साथ रिएक्शन करवाने पर ये क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने पर यहाँ पर ये जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और ये क्या है? बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से हैलोजन चला जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है। तो एल्कोलिक टाइप का KOH लेंगे और एल्कोलिक टाइप का जो KOH लेंगे, यानी कि इसका सॉल्यूशन एल्कोहल में बना होता है, इसको लेंगे। अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगी, विलोपन हो जाएगा, सॉरी प्रतिस्थापन नहीं, क्या हो जाएगा? विलोपन हो जाएगा। तो अपने इस रिएक्शन को किया भी था रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हमने विलोपन अभिक्रिया के अंदर ये किया और निर्जलीकरण भी करवाया था एल्कोहलों का, उससे भी हमने एल्कीन प्राप्त की थी। वो दोनों ही मेथड इसी के अंदर आएंगे। तो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हो जाएगा और हमेशा ही इसमें से चीज़ बाहर ही निकलती है, इसलिए इसको विलोपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बचेगा और एक तो KBr बाहर निकल जाएगी और प्लस में H2O ये बाहर निकल जाएंगे और यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? एल्कीन। अगर हमारे पास इस तरीके का कोई एल्किल हैलाइड हो तब
ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा होता है, इसकी अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। कोई से कोई निकाल दो दोनों तरफ से तो क्या बनेगी, प्रोपीन बनेगी और KBr बाहर निकल जाएगा और H2O। ये एक प्रकार की विलोपन अभिक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है। किसका, हाइड्रोजन और हेलोजन का। जुड़ कुछ नहीं रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं या एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होती है, क्रियाविधि जो होती है वो दो मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है। क्रियाविधि दो मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है और इनको बोला जाता है, एक को बोला जाता है E1 मैकेनिज्म, ठीक है, और दूसरे को बोला जाता है E2 मैकेनिज्म। एक को E1 मैकेनिज्म और दूसरे को E2 मैकेनिज्म। तो दो मैकेनिज्म के द्वारा इसका जो मेथड है वो कंप्लीट होता है। E1 जो मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर हैलाइड आयन बाहर निकलते हैं और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। और E2 मैकेनिज्म जो होता है उसके अंदर जो एक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है और इसीलिए इसके अंदर अगर अभिक्रिया कोटि ज्ञात करते हैं तो दो आती है, इसलिए E2 मैकेनिज्म बोला जाता है। तो दोनों को भी करेंगे अपने। तो यहाँ पर हम फर्स्ट E1 मैकेनिज्म की बात करते हैं। E1 मैकेनिज्म नाम से तो E1 है, लेकिन ये क्या होती है, 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है और 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। और फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है और सेकेंड स्टेप में प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर अपने लेते हैं CH3CH2Br, यहाँ से Br बाहर निकल जाता है और ये जो रिएक्शन होती है वो स्लो स्टेप के अंदर होती है और CH3 और CH2 पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन। क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। तो किसका निर्माण हो गया, कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया। फिर उसके पश्चात ये बना हुआ जो कार्बोकेटाइन है ये लेंगे सेकंड स्टेप के अंदर और ये क्या करेगा, C2H5O नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एक H इसके साथ चला जाएगा C2H5OH के रूप में और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। तो इस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है जिसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है और सेकंड स्टेप पे C2H5O नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक H और बाहर निकल जाएगा। क्योंकि इस रिएक्शन को एल्कोहलिक माध्यम के अंदर ही करवा रहे हैं अपने, तो एल्कोहलिक फॉर्म लेंगे, एथोक्साइड बोला जा सकता है जिसको, उसको लेंगे और रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है या रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, उस रिएक्शन पर जो रिएक्शन स्लो स्टेप के अंदर होती है। तो इसके अंदर ये रिएक्शन स्लो स्टेप के अंदर हो रही है और स्लो स्टेप में जितने रिएक्टेंट भाग लेते हैं उतना ही उसकी अभिक्रिया कोटि का मान होता है। कुछ रिएक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेप के अंदर होती हैं तो उनके अंदर क्या देखा जाता है कि जो रिएक्शन स्लो स्टेप में होती है वो ये अभिक्रिया कोटि का निर्धारण करती है। तो अगर इसकी अभिक्रिया कोटि देखें तो एक आती है, इसीलिए इसको बोला जाता है E1 मैकेनिज्म। क्या बोला जाता है, E1 मैकेनिज्म। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसलिए E1 मैकेनिज्म बोला जाएगा। और दूसरा आता है E2 मैकेनिज्म। दूसरा क्या होता है, E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का नाम तो E2 रखा हुआ है लेकिन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जहाँ पर कुछ बॉन्ड तो धीरे धीरे टूट रहे होते हैं और कुछ बॉन्ड बन रहे होते हैं
और उस अवस्था को बोला जाता है संक्रमण अवस्था। हमने कर भी लिया है संक्रमण अवस्था क्या होती है, एल्केन वाले चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ लिया कि एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर कुछ बंध बन रहे होते हैं, कुछ टूट रहे होते हैं, वो उसकी संक्रमण अवस्था होती है। एक उच्चतम ऊर्जा का जो स्तर होता है उसे संक्रमण अवस्था कहा जाता है। और संक्रमण अवस्था पर स्किरण ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, क्योंकि स्किरण ऊर्जा जितना मान ज़्यादा होगा उसकी संक्रमण अवस्था की ऊंचाई उतनी ज़्यादा होगी, उच्चतम स्तर उतना ही अधिक होगा। तो इसके अंदर क्या करते हैं, अपने ये लेते हैं कार्बन दोनों, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है OH, और इस यहाँ पर अपने क्या करते हैं CH2H और CH2, और इसके साथ क्या करते हैं Br, ठीक है। और इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं OH नेगेटिव की एल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन होती है। उस तरीके से स्लो स्टेप के अंदर रिएक्शन करवाते हैं। ये OH धीरे धीरे इस H के साथ बॉन्ड बनाता है और ये धीरे धीरे बॉन्ड तोड़ना शुरू करते हैं CH2, और इसके बीच में एक बॉन्ड है, एक और बनना शुरू हो जाता है और CH2, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। इस तरीके की अवस्था जिसमें कुछ नए बंध बन रहे होते हैं, कुछ पुराने बंध टूट रहे होते हैं, और उस अवस्था को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, या फिर बोला जाता है संक्रमण अवस्था। क्या बोला जाता है, संक्रमण अवस्था। ये जो रिएक्शन होती है वो एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। E2 मैकेनिज्म एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। यहाँ से ये रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, और यहाँ पर ये तो H2O बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 किस में चेंज हो जाएगी, एल्कीन में, और फिर उसके पश्चात ये Br बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, एल्कीन का निर्माण हो गया। तो हमें बनाना क्या था, एल्कीन ही बनाना था। तो एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहेलोजनीकरण, जब एल्किल हैलाइड के एल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है। इसकी क्रियाविधि 2 मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है, एक E1 मैकेनिज्म के द्वारा और एक होती है E2 मैकेनिज्म के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है जिसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, और E1 मैकेनिज्म तो स्टेप में कंप्लीट होती है। वेग निर्धारक पद फर्स्ट स्टेप होता है, इसलिए एक ही रिएक्टेंट भाग लेता है तो अभिक्रिया कोटि एक आती है, इसलिए E1 मैकेनिज्म बोल दिया जाता है इसको। और सेकेंड स्टेप के अंदर E2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होती है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, लेकिन इसके अंदर अभिक्रिया कोटि का मान कितना आता है, 2 आता है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन स्लो स्टेप के अंदर हो रही है, और स्लो स्टेप के अंदर जितने अभिकारक भाग लेते हैं वो उसके अभिक्रिया कोटि को शो करते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर इसके अभिक्रिया कोटि कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके जो स्लो स्टेप है या वेग निर्धारक पद है उसके अंदर 2 रिएक्टेंट भाग लेते हैं, इसलिए इनके अभिक्रिया कोटि कितनी आती है, 2 आती है। और E2 मैकेनिज्म में एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसमें कुछ बंध बन रहे होते हैं और कुछ टूट रहे होते हैं, उस अवस्था को बोला जाता है संक्रमण अवस्था। क्या बोला जाएगा, संक्रमण अवस्था। तो एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से हमने हाइड्रोजन भी बाहर निकाला, और हेलोजन भी, अल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। अब देखिए एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहेलोजनीकरण और एल्कोहलों के, इसके बाद सेकंड मेथड आएगा एल्कोहलों का निर्जलीकरण। तो उसके ऊपर क्या होता है, सेतजेफ का नियम भी लागू होता है। तो पहले हम एल्किल हैलाइडों पर सेतजेफ के नियम को लागू करके प्रोडक्ट बनाकर देखेंगे, और फिर उसके पश्चात एल्कोहलों पर सेतजेफ का नियम लागू करके और प्रोडक्ट बनाकर देखेंगे कि किस तरीके की एल्कीन हमें प्राप्त होती है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।